नमस्कार साथियों। स्टडी आईक्यू में मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है, हम आपकी मुलाकात कराएं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टॉपर्स से, जिनकी लाइफ की जर्नी से आप कुछ सीख सकें, मोटिवेशन ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें और जो आपका लर्निंग कर्व है वो थोड़ा छोटा हो सके। और इसी पहल में आज हमारे साथ रक्षांत पीरजादा जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 31st रैंक लाई थी। रक्षांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for calling me. थैंक यू रक्षांत जी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड रक्षांत, बिफोर वी स्टार्ट वी विल लाइक कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को दे दें प्लीज। मेरा नाम रक्षान पीरजादा है और मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोला गया है, मैंने रैंक 31 इन जीकेएस 2021 एग्जामिनेशन पाई है। और मेरी जर्नी ऐसी रही है कि स्कूलिंग तो मेरी मैरनसन से हुई है यहाँ श्रीनगर में। देन मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और जैसा ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन शुरू की। साथ में ही मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, और जिसमें मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया। और अब जाके मैं ये रैंक पाई हूँ। इस पूरी जर्नी काफी लंबी रही है, बट एंड में फाइनली फ्रूटफुल रही है। फाइनली फ्रूटफुल रही है। सो रक्षांत, जब रिजल्ट आया था तो रिलीफ ज्यादा था या फिर हैप्पीनेस ज्यादा थी कि फाइनली आई हैव नाउ दैट आई हैव क्वालिफाइड? इनिशियली तो थोड़ा आई वुड से थोड़ा डिसबिलीफ वाला मोमेंट था। तब यकीन नहीं हो रहा था कि ये अभी, क्योंकि वो चीज होती है कि फेक पीडीएफ का भी दौर है, तो यू डोंट नो कि अभी सच है नहीं है। बट फिर इवेंचुअली इट वाज मोर सॉर्ट ऑफ रिलीफ फॉर मी एज वेल एज माय फैमिली। तो फाइनली यू क्वालिफाइड, बट क्वालिफाई करने के पहले एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि यू शुड जंप इनटू दिस सर्विसेज में, सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको स्टार्ट करना चाहिए। किसी के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ मूवीज होती हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था कि जब आपको लगा कि यू वांट टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस? आई वुड से कोई एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई एक पर्टिकुलर शख्स तो नहीं था जिससे मैं मोटिवेट हुई, बट इट वाज अ ट्रेल ऑफ इवेंट्स व्हेन आई लुक बैक नाउ। तो एक तो स्कूलिंग वाला मेरे को एलिमेंट लगता है हमेशा, कि वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमेशा स्कूल ने प्रोवाइड किया अपार्ट फ्रॉम द फैमिली। तो उस वजह से वो नेचुरली मेरे को एक टेंडेंसी थी कि एक्सेल करूं जो भी चीज नहीं आती है उस चीज में। और क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर बुलाया जाता था स्कूल में जिनने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फाइनल ईयर इन कॉलेज, सो आई हैड टू डिसाइड व्हाट आई हैड टू डू फर्दर। तो उस टाइम मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, इधर टू एक्चुअली कंटिन्यू इन इंजीनियरिंग, गो फॉर एमटेक, या फिर इधर गेट और जीआरई, या फिर मैं सिविल सर्विसेज का ऑप्शन चुनूं। तो समवट आई वुड से हाफ ऑफ दैट वाज डेस्टिनी, हाफ ऑफ दैट वाज माय ओन विल कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं। मेरे भाई बेसिकली वो काफी इंटरेस्टेड थे कि सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो इनिशियली ही टोल्ड मी कि तुम थोड़ा देखो बुक्स वगैरह क्या चीजें हैं। तो आई सर्च ऑन द इंटरनेट और हमने बुक्स, बेसिक बुक्स वो सब लाई। वो थोड़ा पढ़ा तो उस टाइम ZFI एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जो दिल्ली में है, इट वर्क्स फॉर द माइनॉरिटीज। तो उनका एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, तो आई रोट दैट एग्जाम। तो और क्या हुआ कि उनके जो प्रेसिडेंट मिस्टर जफर महमूद सर, हु इज आल्सो एन IRS ऑफिसर, सो ही केम टू आवर कॉलेज। इट वाज ऑल, इट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड लाइक आई डिड नॉट नो इट बिफोर हैंड। आई हैड रिटन द एग्जाम और ये भी अचानक से ही अनप्लान्ड वे में हुआ। तो वो विद इन 2 days कुछ टाइम बाद आए हमारी यूनिवर्सिटी। सो ही वॉज एक्चुअली वेरी, ही मोटिवेटेड मी कि वो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द एसे दैट आई रोट, ऑल्दो आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज ओवर एट दैट टाइम। तो उनका एक ऐसे आया था, कुछ जीएसटी पे था वो उस टाइम पे, तो आई हैड रिटन दैट। सो ही टोल्ड मी, नो यू हैव रिटन वेरी गुड essay. तो from a, he was actually startled to see someone who had just not even started the preparation, who has written the essay. तो उनने मुझे काफी मोटिवेट किया, एंड फाइनली आई गॉट इनटू द प्रेपरेशन फ्रॉम दैट। डेस्टिनी का ही पुश आपके लिए था, बट स्टिल हाँ हाँ जैसे आपने बताया कि आपके जो भाई थे वो काफी सपोर्टिव थे, तो जी। बाकी लोगों को मनाना कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जा रही हूँ, एंड दैट टू बीइंग अ वुमेन, थोड़ी चीजें जो है डिफरेंट रहती हैं। सो आपने बिल्कुल। कैसे कन्विंस किया था कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? मेरे फादर तो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट, ही डिड नॉट वांट कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ एन इंजीनियर, तो ही वांटेड कि मैं इंजीनियरिंग में ही कंटिन्यू करूं। तो इनिशियली तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एक्चुअली ही डिड नॉट नो द प्रोसेस ऑफ क्या सिविल सर्विसेज में कितना पढ़ना है, क्या है, और कैसे क्या चीजें होती है। तो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम, एंड मैंने किसी तरीके से उनको कन्विंस किया दैट आई विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी।
तो फाइनली आई थिंक दे ऑल्सो, उनने किसी लेवल पे मेरे पे ट्रस्ट किया, बिकॉज आई हैड बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर टिल देन। तो उस वजह से वो एक चीज थी कि नहीं, शी वुड बी डूइंग द राइट थिंग, एंड देन माई ब्रदर्स ऑल्सो, ही ऑल्सो सपोर्टेड मी, दैट वॉज वन थिंग। फिर फाइनली इन द प्रोसेस इटसेल्फ, देन व्हेन दे सॉ मी वर्किंग सो हार्ड एंड दे सॉ कि मेरे टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, वो कैसी कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो नेचुरली दे एक्चुअली सपोर्टेड मी फिर पूरे जर्नी में। तो और विमेन के इसमें लिए आई वुड से हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, काफी सोशल प्रेशर रहता है, बिकॉज काफी ज्यादा आपका टाइम जब इसमें चला जाता है, देयर आर डिफरेंट प्रेशर्स कि आप यू शुड सेटल डाउन, यू शुड डू समथिंग एल्स, व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू दिस करियर, यू शुड चूज सम अदर करियर। सो ऐसे प्रेशर्स को टैकल करने के लिए आई वुड से कि इट इज बेस्ट कि आप अपनी फैमिली को अपने कॉन्फिडेंस में लें, और अपने आप को आप उन लोगों से सराउंड करें जो आपको मोटिवेट करे। एंड देन फाइनली आई वुड से कि आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं स्पीक कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क गोज इनटू वेस्ट, लाइक अभी ये चीज नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रही है, लेकिन डिलेड ही रिजल्ट्स आएंगे। यू हैव टू बिलीव इन दैट। जब आप वो फेथ रखेंगे, इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट। और रक्षांश, शायद आपके एग्जाम्पल से न केवल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया सभी फैमिली मेंबर्स को एक मैसेज जाएगा कि ऑल दोज वुमेन ऑफ योर फैमिली, इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, वो कुछ पाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, द फैमिली शुड बी सपोर्टिव, उनको सपोर्ट करें। डेफिनेटली फैमिली आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रेपरेशन, बिकॉज ये आपकी सिर्फ प्रेपरेशन नहीं होती है, इट इन्वॉल्व्स सिविल सर्विसेज की जर्नी में, इट इन्वॉल्व्स द फैमिली एज वेल। बिकॉज आपको सर्टेन टाइम्स पे आपको थोड़ा कहीं कट करना पड़ता है, आप नहीं जा पाते किसी फंक्शन में, दे एक्चुअली डू दी, आपके हिस्से का काम भी वो लोग करते हैं जो, बिकॉज आपका टाइम वहां सेव हो जाता है, यू आर इन टू प्रेपरेशन। सो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप प्लीज अपनी सारी सब लड़कियों को उनको आगे बढ़ने दें, उनको एक वो आप उनको वो पंख दें जिससे वो चूज कर कर पाए वो क्या करना चाहती हैं लाइफ में। इट इज नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज, एनीथिंग दे वांट टू डू दैट दे आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो एक्सेल कर सकती हैं। जितना आप उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो कल को एक्सेल करेंगी और अपने इंडिपेंडेंट विमेन की तरह वो आगे आएंगी, एंड इट विल बी अ प्राउड मोमेंट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स देयर आई एज वेल। थिंक रक्षान, दैट्स अ वेरी फाइन एंड वेरी नाइस मैसेज। एंड रक्षान, प्रिपरेशन करते वक्त डर लगा था कभी कि नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी फाइनली तो हो गया, इट्स ऑल गुड, बट प्रिपरेशन के टाइम पे कभी लगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसी फीलिंग्स आती थी? एवरी अदर डे, आई थिंक एवरी अदर डे आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि नहीं होगा तो क्या होगा। ये चीज अक्सर आती रहती थी एंड यूज्ड टू हॉन्ट मी। एक चीज मैंने की थी कि आई वाज लाइक कि ये वाला अटेम्प्ट जो जिसमें मेरी रैंक आई, दिस वाज इट। आई वाज लाइक कि नहीं, इसके बाद आई हैव टू डू समथिंग एल्स, नॉट दैट आई विल बी लीविंग द प्रेपरेशन completely, बट देन आई विल बी डूइंग अ जॉब। सो आई हैड थॉट अबाउट इट, सो मैंने सोचा था either I will go back to the engineering field, similar, like my brother is already an engineer, so I would do either go into like learn coding and all, and I'll do some job. Yeah, because I had masters in sociology and also I had qualified NET, so I thought I will continue the academic line in sociology. So these two options I had kept as viable options, and I would request to everyone, कीप आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव भी रखें। ऐसा नहीं कि एवरीवन विल गो थ्रू द एग्जाम, मतलब आप एवरीवन विल गेट थ्रू, सॉरी, थ्रू द एग्जाम। सो आपको एक रखना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा, आप कितना टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद आप जाइए जॉब में, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। कंप्लीटली आइसोलेशन में पढ़ना इज नॉट दी, आई वुड नॉट सजेस्ट इट आफ्टर लाइक 2 years ऑफ प्रेपरेशन। रक्षान, इसी से दो क्वेश्चंस आते हैं। एक पहला तो ये कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, कितना सफिशिएंट टाइम है कि जब आप तैयार हो जाते हो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा इसी में ये है कि कितने अटेम्प्ट्स के बाद, कितने टाइम के बाद आपको प्लान बी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि प्लान बी भी अब आप साइड साइड में प्रिपेयर करते रहें? पहले तो आई वुड से मिनिमम 1 year तो आपको देना ही देना है प्रेपरेशन में, बिकॉज इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ये एक मैराथन है, आपको कंटिन्यूअसली आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उनका एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के लिए इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, एंड यूजुअली वी कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, तो हमारा वो बैकग्राउंड भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। देन यू हैव जनरल स्टडीज में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होता है।
तो 1 ईयर आप प्रिपरेशन का रखें, 1 ईयर आपका एग्ज़ाम प्रोसेस में लगता है, तो मिनिमम तो 2 ईयर्स यू हैव टू गिव इनिशियल प्रिपरेशन के लिए। देन इट्स ओनली लाइक यू ओनली फाइन करते हो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, उस पे आप थोड़ा-थोड़ा काम करते हो, आप अपने फाइन करते हो प्रिपरेशन को। दूसरा सवाल जो आपका था कि प्लान बी कब से सोचना चाहिए? मुझे लगता है ये चीज़ वेरी करेगी हर एक इंसान के लिए। वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि वो उनको 3 साल देने हैं इस एग्ज़ाम को, 4 साल देने हैं या 5 साल देने हैं। बट यू हैव टू कीप अ लिमिट। 2 इयर्स तो आप दे ही रहे हैं मिनिमम। अगर आपको लगता है 3 साल देने हैं, उसके बाद आप एक प्लान बी रखें। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इसको प्रिपेयर करें। ऑल्दो मैं अपनी जर्नी बोलूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट आई वुड से इट वाज़ 5 इयर्स इंटो द प्रिपरेशन। बट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमारा यहाँ स्टेट का थोड़ा-सा डिले वाला प्रोसेस रहा और 18 के बाद अब एग्ज़ाम हुआ, तो आई वाज़ नॉट एबल टू राइट इवन अ सिंगल मैंने बस 18 में दिया था, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड स्टार्टेड द प्रिपरेशन। सो आई हैड नॉट गिवन एक फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट नहीं दिया था। सो वो आप अपने हिसाब से काउंट करें। उसके बाद प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप अपने आप को इसमें ऐसे ना सोचें दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से सर्व कर सकते हैं सोसाइटी। तो यू हैव टू कीप अ प्लान बी। आई वुड सजेस्ट दैट। रक्षन, आज के टाइम में जब प्रिपरेशन तैयार करते हैं तो उसमें एक डिजिटल और एक ऑफलाइन सेगमेंट जो है, जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं या प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जैसे आपने नापा तोला होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर पड़ता है दोनों में से? आई वुड से दोनों के अपने प्रोस और कॉन्स हैं। दोनों जहाँ आप ऑफलाइन में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, आप वहाँ अपना एक पेयर ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम वेस्ट भी आपका काफ़ी हो रहा है, आने-जाने में, ट्रैवलिंग टाइम, वहाँ पे टाइम, तो आपका सेल्फ में उतना टाइम नहीं मिल रहा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। व व्हेयरएज़ ऑनलाइन की बात करें तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं, हमारी प्रोस हैं ऑनलाइन सिस्टम के। बट ऑनलाइन में ये है आपका स्टडी ग्रुप नहीं बन पाता। वैसे आप अच्छे से एक-दूसरे के साथ वो कॉम्पिटिटिव फ़ील नहीं, आपको अक्सर ऐसा फ़ील होता है कि शायद आइसोलेशन में मैं ही एक प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप दोनों चीज़ों को परखें, आई वुड से ये थोड़ा डिफ़र करेगा फॉर ईच पर्सन, कौन ऑफ़लाइन लेना चाहता है, कौन ऑनलाइन। बिकॉज़ इनिशियली फॉर अ बिगिनर इट माइट बी थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन में, बिकॉज़ देयर इज़ लेस इंटरैक्शन। Maybe they should go for offline initially, then later on you can take on online classes when you have a hold on each of the subjects. फिर आपको एक सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, बट इट वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज़ एज़ पर देयर ओन लाइकिंग। रक्षा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या प्रेफ़र करते हो? आप डिजिटल मोड में पढ़ना प्रेफ़र करते हो या फिज़िकल, जैसे जो बुक्स हो जाती हैं, आप उनको लाके पढ़ना प्रेफ़र करते हो? आपका प्रेफ़रेंस किस पे रहता है? क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, वो डायलेमा में रहते हैं, कुछ कभी पीडीएफ पे भाग गए, कभी फिजिकल। तो आपका क्या मीन्स, आपका प्लानिंग कैसा था? आपने दोनों को कैसे बैलेंस करके चले थे आप? जो फिज़िकल वाला पोर्शन मतलब जो हार्ड कॉपी थी, वो मैंने सिर्फ़ उन बुक्स उन वाली सब्जेक्ट्स में रखी जो बेसिक हैं। लाइक फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपको रखनी ही रखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ऑल दीज़ बुक्स। तो इसका मैंने हार्ड कॉपी, इसका मैंने कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं किया, बिकॉज़ आपको यू हैव टू गो बैक टू देम ईच एंड एवरी टाइम। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन ऑनलाइन वाला मीडियम। ये मेरा ऑफलाइन वाला मीडियम था। इसके अलावा जो मैंने खुद से नोट्स बनाए कुछ थोड़े बहुत फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, वो मेरा ऑफलाइन वाला था। बट आई एक्चुअली डिड जो भी करंट अफेयर वाला पार्ट या जो भी नई चीज़ मैं पढ़ती थी, वो यूजुअली वाज़ थ्रू पीडीएफ्स एंड ऑनलाइन, और जो मुझे उसमें इम्पोर्टेंट लगता था, दैट आई यूज्ड टू ईदर जॉट डाउन इन माय नोट्स या कहीं ऑनलाइन भी मैं आई हैड एक्चुअली बैलेंस्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो बेसिक वाली चीज़ें तो मैंने ऑफलाइन ही रखी, और जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि मुझे नोट ऑफलाइन रखना चाहिए, बाकी चीज़ों में मैंने ऑनलाइन रीड किया, बिकॉज़ सेवरल टाइम्स वी come across such पीडीएफ जो मे बी हम बाद में कभी रिवाइज़ ना करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ रिविज़न है, ईदर कीप इट इन ऑफलाइन फॉर्म और कीप इट, अगर ऑनलाइन भी रख रहे हैं तो एक ऐसी जगह आप एक फ़ोल्डर बना लें जो आपको पता है यू गो बैक टू दैट एवरी टाइम। रक्षन, आजकल जब टॉपर से बात होती है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ निकल के आती है, जो मल्टीपल टॉपर्स में कॉमन रहती है, वो ये रहती है कि जो भी उन्होंने पढ़ा रहता है, वो सारी चीज़ को जो है वो एक पेज पे उतार लेते हैं। मीन्स उन्होंने 10-15 या कोई एक बुक पढ़ी, तो हर एक चैप्टर की 2 या 3 पेजेस में वो समरी समराइज़ करके लिख लेते हैं। तो आपने भी क्या कुछ ऐसा किया था कि हर चीज़ की समरी प्रिपेयर करके रखी थी एंड मोमेंट रिवीजन के लिए, जिसने आपको हेल्प किया हो? आई वुड से हर चीज़ की नहीं, बट येस, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीलिम्स में प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो-जो मुझे लगा कि पीवाईक्यूज़ से जो मैं आइडेंटिफ़ाई कर पाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर पाई इम्पोर्टेंट एरियाज़, उस सब पे मेरे को जो भी लगा कि रिलेटेड है, न्यूज़ में है, वो मैंने अपने नोट्स में कॉपी किया।
सिमिलरली फॉर मेंस, जो भी चीजें मुझे लगा मेंस में हमारे सिलेबस में है, जो जिस पे मेरा नोट होना चाहिए, उस पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 2 वी हैव एनजीओ एसएचजी, ये टॉपिक्स आपके मेंशन्ड है सब सिलेबस में, तो यू हैव टू मेक नोट्स ऑन देम। सेवरल थिंग्स जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है या आपको पता है ये होनी ही होनी चाहिए, वो आप नोट्स उसके लिए बनाएं। बाकी सब चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए भी आई वुड नॉट सॉरी सजेस्ट कि आप नोट मेकिंग करें, बिकॉज देन इट विल बी टू बल्क। आप फिर उसके पास बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जो भी चीज आपको लगता है आप रिवाइज करेंगे, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है विद ईच जो भी स्टेज है, उस हिसाब से आप नोट मेकिंग करें। रक्षण, अब प्रीलिम्स की तरफ बढ़ते हैं तो हम्म। कई लोग होते हैं जिनका सालों साल तक प्रीलिम्स नहीं होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, प्रीलिम्स नहीं होता है। और इसमें सबसे एक ये बात ये है कि सभी को एक्चुअल में पता रहता है प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, लेकिन स्टिल सम वे लोग जो है मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं या प्रीलिम्स का इतना बड़ा फोबिया हो जाता है कि उसे क्रैक करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपकी तरफ से मींस गिवन दैट नाउ यू हैव क्वालिफाइड, कोई एक सिल्वर बुलेट है जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ के, कोई ऐसी कुछ बातें हैं जो आप एस्पिरेंट्स को हमारे थ्रू बताना चाहोगे जिससे उनकी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाए? पहले तो आप रिवाइज करें। रिवाइज क्या चीज करेंगे? स्टार्ट, आई वुड से थ्री थिंग्स। रिविजन इज द मोस्ट, इज द की। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ऐसे तभी पढ़ें, तभी नोट डाउन करें, तभी कहीं रखें जो आपको पता, आप यूल गो बैक टू इट। रिविजन आपको नेसेसरी है प्रीलिम्स में। सेकंड, आप स्टैटिक पोर्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। स्टैटिक आई मीन पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, इन पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। जो भी इससे क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। थर्ड इज दी प्रैक्टिस। अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, आप नहीं लगाएंगे टेस्ट सीरीज, तो you'll not be able to perform in the actual exam. So these three things plus the PYQs, previous year questions is the key। वो आपको बताएंगे किस line of thought पे आपको सोचना है। That is, these four key areas, if you cover this, then there is no going back, there is no looking back in the prelims। और रक्षण, जो जैसा कि आप कह रहे हो कि जो मॉक्स लगाएं या फिर जो पीवाईक्यू लगाएं, ये बच्चों को ये कब से लगाना स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, कोई एक आप सब्जेक्ट उठा के कर रहे हो, आप उसके शुरुआती टाइम से ही क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो, या एक बार ही आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए उसके बाद बैठ के आप लगाना स्टार्ट करो? तो आपने कैसे इस पे प्रोसीड किया था? ऑल्दो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इसमें अप्रोच है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से लगाएं थोड़ा थोड़ा। जैसे एक फॉर एग्जांपल चैप्टर पढ़ रहे हैं आप पॉलिटी का, 4-5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज में आप उनका सिलेबस शेड्यूल देखें, उस पर उन्होंने मेंशन किया होता है किस किस चैप्टर में कौन सा टेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली वो आप टेस्ट साथ में लगाएं। इससे क्या होगा, आप जब वापस यू गो बैक टू दोज चैप्टर्स, तो आपने एक एमसीक्यू भी किया होगा, आपका बेटर क्लैरिटी होगी उस उन चैप्टर्स पे, और जब आप रिवाइज करेंगे तो सर्टेनली आपका फोकस ज्यादा होगा। बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब हम ऐसे बस रीड करते रहते हैं तो वी डू नॉट नो कि कहाँ पे फोकस करना है। यू विल गेट टू नो ओनली व्हेन यू एक्चुअली डू दी एमसीक्यूज, एंड यू विल मेक मिस्टेक्स ओवर देयर। इट इज बेटर टू मेक मिस्टेक्स पहले देन टू मेक मिस्टेक्स इन द एग्जाम। सो आई वुड सजेस्ट पहले से। और दूसरा चीज, इससे क्या होता है, अगर आप पहले से करते हैं ना, तो वो एक फोबिया या एक वो क्रिएट नहीं रहता कि मेरे को अब एमसीक्यूज करने हैं या मेरे को मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि यू वुड हैव डन दोस 20-20-50, आप डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स यू, आप पर डे कर रहे हैं, तो आपको नेचुरली वो एक आप में सेट इन हो जाएगा। देन इट वोंट साउंड कि 100 क्वेश्चंस वोंट साउंड कि ये बहुत बड़ी बात है। इट विल बी वेरी नॉर्मल फॉर यू। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले से करें। रक्षण, इसी में एक बहुत एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो ठीक है जैसा कि आपने बताया कब से स्टार्ट करना है, जो बिल्कुल। मॉक्स लगाते हैं, जो पीवाईक्यू लगाते हैं, उसको कब लगाना बंद कर देना है? जैसे कि जब आपके एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि जैसे एग्जामिनेशन की डेट मान लीजिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हम्म, है उसमें, और आप मॉक्स लगा रहे हो, मॉक्स में नंबर कम आ गए। हम्म, अब कोई जरूरी नहीं है वो जो मॉक का पेपर आपने दिया है उसका कोरिलेशन हो जो यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस पे जो है ये बहुत गहरा असर छोड़ जाता है अगर पॉजिटिव नहीं जाता है उसका रिजल्ट आपको। तो एग्जैक्टली। आप कितना टाइम पहले जो है मॉक्स लगाना बंद कर देते थे, या फिर आप जब तक एंड डे है आप लगाते रहते थे? आपका अप्रोच क्या था इस? नहीं, मैं 10-15 डेज पहले ही मैं स्टॉप कर देती थी। एंड आई वुड, इफ इट हैपेंस कि आपका एक मॉक में अच्छा नहीं आया, देन आई वुड डू अनदर, ताकि वो थोड़ा बेटर स्कोर आए, और आई स्टॉप एट द पीक। जहां पे भी आपका पीक आ रहा है ना, आप वहीं पे स्टॉप करें बिफोर 10-15। ये आप तभी होगा जब आपने पहले से थोड़ा शुरू किए होंगे मॉक्स। अगर आप एक लास्ट के ही महीने में
मॉक्स कर रहे हैं, देन इट वोंट हैपन। तो यू हैव टू स्टार्ट थोड़ा पहले, तब जाके आप स्टॉप 10-15 डेज पहले तो आप बिल्कुल स्टॉप कर दें, क्योंकि अदरवाइज वो आपका गलत इम्पैक्ट होगा, एग्जाम में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और उन 10-15 डेज में इट इज इंपॉर्टेंट जो आपके स्टैटिक वाले नोट्स हैं वो रिवाइज करें, वो चीज इंपॉर्टेंट है। देन अनदर पॉइंट, कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, जहां तक आपकी सिली मिस्टेक्स, आप उतने मॉक्स करें जहां आपकी सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाए। जो चीजें आपको आती थी वो आपने गलत की बिकॉज ऑफ जस्ट इधर नॉट रीडिंग, नॉट लिखा होता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, या ऐसी वाली चीज, या यू न्यू समथिंग लेकिन आपने फिर भी गलती की, तो वो चीज, वो जब तक करेक्ट नहीं होते तो अकॉर्डिंगली आप नंबर डिसाइड करें मॉक टेस्ट का। दैट वुड बी इट। ओके, वेरी फाइन। अब इसमें एक चीज बता दीजिए, जब आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और मेंस का जो इसके बाद का स्टेज आता है, तो दोनों में आप दोनों को एक साथ साथ लेके चलते थे, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन, या फिर पहले पूरा प्रीलिम्स का फोकस हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, उसके बाद मेंस करेंगे? आप कैसे इसको करते थे? सो इट वाज लाइक कि प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स नजदीक आ रहा हो तब 2 महीना तो स्पेसिफिकली आपको प्रीलिम्स को ही देना है। उस टाइम आप मेंस का नहीं लेके चल सकते हैं साथ, लेकिन उस 2 महीने से पहले आप एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 15-20 पर डे ऐसे चल रहे हैं आपके एमसीक्यू, और आप मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं कुछ कुछ, बिकॉज आपको साथ साथ वो प्रिपेयर करना है अपना मेंस का जो भी कंटेंट है। क्योंकि इट वोंट बी पॉसिबल कि आप उसी जो आपके प्रीलिम्स और मेंस वाले ब्रैकेट में टाइम मिल रहा है आप उसी में सारा कुछ करें फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे आपका नेचुरली आपका फेयर एलिमेंट भी बढ़ेगा, और यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द एग्जाम। सो उससे पहले आप इकट्ठे लेके चले दोनों को, प्रीलिम्स और मेंस को। और जैसे मेंस आते हैं तो मेंस में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड रहते हैं, जैसे जीएस के टॉपिक्स डिवाइडेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, बट मेंस में जाके चीजें जो है थोड़ी बहुत इंटरमिक्स होने लगती हैं। बिल्कुल। तो जो मेंस के पर्सपेक्टिव में आपने प्रिपेयर किया था, वो जीएस पेपर वाइज प्रिपेयर किया था, या जो सब्जेक्ट वाइज आप लेके चलते थे अपनी अप्रोच को? मेंस के टाइम पे आपका क्या अप्रोच रहता है, क्योंकि बच्चे काफी इस पे थोड़े बहुत कंफ्यूज से रहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज चलें या पेपर वाइज चलें, जीएस 1 2 3 4 इस हिसाब से। इसमें आई वुड सजेस्ट, मैंने इसमें 2 अप्रोचेस किए थे, GS 1 2 3 एंड 4। फोर्थ एथिक्स है, ये तो बिल्कुल सेपरेट है, प्रीलिम्स में हमें पढ़ना नहीं होता ये चीज। तो यू कैन इजीली प्रिपेयर एथिक्स की, आप डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, पीवाईक्यू से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो अगर हम देखें 1 वाले में हमारा मैक्सिमम ओवरलैप है विद द प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स। 1 में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके होते हैं, ज्योग्राफी आता है, ये वाली चीजें हमारे प्रीलिम्स में आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि गो पेपर वाइज पहले इनिशियली। इफ यू गो लाइक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, आप ऐसे चलेंगे, फिर इवेंचुअली यू विल बी एबल टू एक्चुअली इंटरमिक्स आल्सो दीज पेपर्स। फॉर एग्जांपल GS 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट वुड गो विद द GS 1 का ज्योग्राफी, will be able to intermix these two things, और आप इसका कंटेंट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं दूसरे वाले पेपर में भी। तो तब एक वो सेपरेट बाइफर्केशन नहीं रहेगी, बट पहले इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि पेपर वाइज जाएं। और इसमें जब आप मेंस को करते थे तो जो एक आंसर राइटिंग का एक क्रूशियल पार्ट आता है, ये कब आप स्टार्ट करते थे? जब आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाते थे, या साइड बाय साइड जैसे आपने प्रीलिम्स में बताया आप क्वेश्चंस लगाते रहते थे, उसी तरीके से मेंस में भी आप थोड़ा थोड़ा डेली एक आंसर डेली लिख लिया, एक आंसर कल लिख लिया, इस हिसाब से चलते थे? आप कैसे चलते थे? फॉर मी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था ऑलरेडी बेसिक प्रेपरेशन को, तो मेरे में वो कंटेंट वाली चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, बेसिक मिनिमम कंटेंट था। अब जो बिगिनर होगा, पहले दिन से नहीं वो लगाना चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू राइट, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बट हाँ, आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रेपरेशन, नॉट 1 ईयर, आई वुड से 6-7 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन, आपने स्टैटिक अपना कंप्लीट कर लिया, बेसिक नॉलेज है, देन यू शुड राइट 1 to 2 क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए, तब जाके आई यूज टू राइट एक्चुअली डेली बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। और उससे पहले भी मैंने कुछ लिखा, उससे ये हुआ कि जो वो अनएक्सपेक्टेड वाला एलिमेंट होता है, जब आपका एक वो शॉक एलिमेंट होता है जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है, वो खत्म होने लगा। पहले तो इन फर्स्ट लाइक 2-3 गोज आई वाज नॉट एबल टू राइट फॉर द क्वेश्चंस जो ऐसे आए, जो मैंने पढ़े नहीं थे, या मे बी रिवाइज नहीं किए थे, या उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बट इवेंचुअली आई वाज एबल टू, फिर उसका इर्द गिर्द कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आई वाज एबल टू जॉट डाउन। इट विल कम ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू, एक्चुअली व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, फिर एंड पे नेचुरली मेंस से पहले आप एक बार थोड़ा टेस्ट लगाएं टाइम लिमिट में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू आर एबल टू राइट 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। वो भी एक इम्पोर्टेंट है, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर लाइक 1 or 2 आंसर्स ईच डे।
रक्षण, जब ये आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे तो क्या आप उसको टाइम बाउंडेशन में करते थे, या फिर इट वाज लाइक कि चलो लिख लेते हैं पूरा, फिर स्लोली स्लोली इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है इस। नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक कोर्स ज्वाइन किया था, एक प्लेटफॉर्म। सो सर यूज टू एक्चुअली डू इट इन टाइम फ्रेम। वी हैड 7 मिनट्स फॉर दिस। चाहे उसमें आधा ही लिख पाऊं मैं, वो आधा ही लिखती थी मैं। फिर 11 में 15 मार्कर के लिए उनने स्पेसिफिकली, इनिशियली उनने हमें थोड़ा लिबर्टी दी थी, लाइक 8-9 मिनट्स फॉर दी 10 मार्कर, और उसके लिए थोड़ा ज्यादा। बट देन इट बॉयल डाउन टू लाइक 7 minutes एंड द 11 minutes अराउंड वट एवर ये जो टाइम है। तो आई वुड से टाइम लिमिट में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली टेंडेंसी है आप 15 मिनट्स में भी 10 मार्कर नहीं कंप्लीट करेंगे जब आप नॉर्मली यू विल राइट, बिकॉज नेचुरली इंसान की टेंडेंसी होती है कि यू राइट अ परफेक्ट आंसर, बट इट इज नेवर परफेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम लिमिट में हर एक को उतना ही टाइम मिल रहा है, तो आप प्रैक्टिस करें पहले से टाइम लिमिट। रक्षान, ये जो परफेक्ट आंसर की बात करी आपने, इसकी तलाश में जो है हर कोई रहता है, कहीं से परफेक्ट आंसर का जो है मॉडल मिल जाए, कहीं से पता चल जाए कि भाई बुलेट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, डायग्राम्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, अंडरलाइन करना है या नहीं करना है, और कुछ तो बेसिक डाउट पे भी रहते हैं कौन से कलर का पेन यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपके पास भी आई होंगी। तो हम आपसे चाहेंगे, फाइनली आप जिस चीज पे सेटल डाउन हुए थे कि एक मेंस का ये आंसर है, ये इसका मॉडल टेम्पलेट है, जो फाइनली आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, जो चीज आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। आई वुड से कोई एक परफेक्ट टेम्पलेट तो नहीं है, बट सिंस वी हैव अवेलेबल इंटरनेट, तो हम उस पे टॉपर्स कॉपी देख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग की। आप डिफरेंट टॉपर्स कॉपी रेफर करें और उनका आंसर देखें, वो कैसे लिख रहे हैं, तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे कोई कोई क्वेश्चन कैसे एड्रेस करना है, प्रॉपरली उसको एड्रेस कैसे करेंगे, कैसे उन्हें इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। तो उससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका के पैराग्राफ्स में लिखे या पॉइंट्स में लिखे। आई रोट इन पॉइंट्स एंड आई सजेस्ट कि आप पॉइंट्स में लिखिए, बिकॉज वो बेटर विजिबिलिटी है उस पॉइंट की। एंड जो भी चेक कर रहा है उसको इजीली समझ आ रहा है आपने कितना, वो थोड़ा क्रिस्प हो जाता है आपका जो आंसर है। बट यू आर एबल टू फेच एक्चुअली गुड मार्क्स। पैराग्राफ में आपकी वो बात कहीं खो जाती है, तो एंड द एग्जामिनर डज नॉट हैव उतना टाइम कि ही विल जस्ट गो इनटू रीडिंग एवरी सिंगल पॉइंट। आप वैसे करें कि पॉइंट वाइज चलें। और फॉर द डायग्रामेटिक पार्ट जो आपने बोला, वो वेरी करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, देयर डायग्राम उधर पे नेसेसिटी है और कहीं पे नहीं नीडेड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड थ्रू द टॉपर कॉपीज इटसेल्फ। इसी में एक आता है कि जो रैंक और जो सिलेक्शन का जो मार्जिन होता है, वो शायद आज के टाइम पे जो आप जितने बेटर एग्जाम्पल बता सको, जितने रेलेवेंट केस स्टडीज आप कोट कर सको, शायद ये आज के टाइम में एज प्रोवाइड करता है सिलेक्शन और गेटिंग रिजेक्टेड के बीच में और एक अच्छी रैंक के बीच में। तो आपके सोर्सेस क्या रहे थे कि रेलेवेंट एग्जाम्पल आप कोट करो, रेलेवेंट केस स्टडी आप सॉल्व करो, मीन्स लिखो अपने पेपर में? तो इसके लिए आपका सोर्स क्या था? क्या न्यूज़पेपर था, या फिर कहीं से आपने कोई स्टडी मटेरियल आपके पास था कि जहाँ से आप उसको पिक करते थे? इसके सोर्सेज क्या थे केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स के लिए जो आपने अपने आंसर्स में लिखे थे? सी, न्यूज़पेपर्स तो हम डेली रीड करते हैं। कोई ऐसी केस स्टडी या एग्जाम्पल आपको जो बहुत अच्छी लग रही है, वो आप अपने न्यूज़पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा मैंने किया, लेकिन इट वाज नॉट दैट फ्रीक्वेंट। इससे मे बी मैंने 5, 6 और 7 केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स कलेक्ट की। बट द रेस्ट वी हैव टेलीग्राम। आई थिंक एवरीवन यूजेस दैट एप्लीकेशन नाउ। तो उसमें बहुत सारी चैनल्स हैं जहाँ आपको एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगी, एक पर्टिकुलर आपको करंट अफेयर वाला डिफरेंट सेक्शन मिलेगा। बी इट योर ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल के लिए केस स्टडी चाहिए या आपको जनरल स्टडीज के लिए चाहिए, यू विल बी एबल टू फाइंड इट ओवर देयर। तो मैंने उससे अपने नोट्स में वो सारी ऐड की जो 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 मुझे रेलेवेंट लगा, दैट आई कुड यूज लेटर ऑन। सो इट वाज दैट वे। इन्हीं सब चीज़ों से एक और चीज़ निकल के आती है, जैसा कि आपने कहा कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम हो गया, आई एम श्योर यूट्यूब भी रहा होगा उसमें। तो आज बिल्कुल। के टाइम में जो है कंटेंट का बम्बार्डमेंट है, लाइक कंटेंट जो है बहुत ही वास्ट अमाउंट में जो है अवेलेबल है। तो एक चैलेंज यही आ जाता है कि इसको आप फिल्टर कैसे लगाते हैं? तो इस चीज पे आपने फिल्टर कैसे लगाया था कि दैट दिस इज रेलिवेंट, दिस इज नॉन रेलिवेंट? ये चीज आपको कैसे पता चलती थी कि मुझे क्या पढ़ना है, इतने सारे मल्टीपल सोर्सेज जो मेरे पास अवेलेबल है? उसमें ये चीज है कि आप जब अपने पीवाईक्यू देखेंगे, आपको एरियाज पता चलेंगे कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन आते हैं और कितना लेवल ऑफ क्वेश्चंस आया है अभी तक, बी इट मेंस बी इट प्रीलिम्स। सो यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट कि कहाँ कौन सी चैनल आपको
देखनी है, किसका कंटेंट आपको देखना है और किसका कंटेंट आपको नहीं देखना है, बट इट वोंट कम इनिशियली। तो इनिशियली आप वो उस स्ट्रेस में नहीं जाएं। तो इनिशियली इफ इट्स लाइक थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, अगर किसी और का कंटेंट सुनने में 1 घंटा जा भी रहा है, बट दैट विल बी एडिंग अप टू योर नॉलेज। इवेंचुअली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब आपका 1 साल 6-7 मंथ्स के बाद आपको समझ आएगा, जब आपने पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस किया होगा। विल बी एबल टू फिल्टर आउट कि क्या चीज आपको सुननी चाहिए, क्या चीज आपको नहीं सुननी चाहिए। रक्षन, एक तो आपने बहुत सही चीज बोली कि जैसे जैसे आपका सिस्टम में टाइम होता है, आपका जो एक्यूमेन है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो डेवलप होता रहता है कि आप चीजों को फिल्टर आउट करते चले जाते हो। लेकिन एक बहुत डेंजरस सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पे जैसे जैसे आपके सिस्टम में या प्रिपरेशन के टाइम आपका जो टाइम पीरियड बढ़ता है, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, आप पीछे से उन चीजें, वो सारी चीजें ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन जो है आपके मन से वाइप आउट हो रही होती हैं, आपके माइंड से जो है वाइप आउट हो रहा होता है, इनफैक्ट आपका लॉस ही हो रहा होता है। तो इस डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस रखने के लिए अपने आप पे, क्या आपने कोई मेथड यूज किया था कि इस सिस्टम में मुझे इतना टाइम तो हो रहा है लेकिन मुझे अपने आप को फ्रेश भी रखना है, दैट वो क्यूरियोसिटी मुझे जगा के रखनी है इंफॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल, नॉलेज के लिए? बिल्कुल। इसके लिए मैंने यही किया था कि जब भी मुझे ऐसा लगता था, तो आई यूज्ड टू डू टेस्ट। जितने भी टेस्ट मैं लगाती थी, इफ आई वाज स्कोरिंग गुड, तो आई वाज लाइक कि थोड़ा-सा बेटर फील करती थी कि नहीं आता है। और यूजुअली ऐसा होता था अक्सर कि कोई-कोई एरिया में आई यूज्ड टू स्कोर वेरी लेस। तो उस टाइम मैं खुद ब खुद वो आ जाता था कि नहीं, यहाँ पे आई नीड टू वर्क हार्ड। तो वो आपको नेचुरली खुद खुद ही एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपको रखना है। आपको खुद से चेक करना है, आप हैं इनटू द प्रिपरेशन, आप दूसरों को compete करने वाले ज़ोन में हैं या नहीं है। सेल्फ थ्रू टेस्ट, बी इट आप कोई भी आप किसी भी अकेडमी के टेस्ट उठा लें, डिफरेंट टेस्ट उठाएँ, तो उसमें आप देखें जो-जो आपको लगता है। अब ऐसा भी नहीं होता कि हर एक टेस्ट रेलेवेंट होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई-कोई बेसिक बेसिक क्वेश्चन्स जो हैं वो गलत नहीं हैं, किसी भी सब्जेक्ट से। दैट वाज़ माय की। और मेंस के प्रिपरेशन में एक चीज ये रहती है कि जैसा कि हमने प्रीलिम्स और मेंस की हम लोग एक साथ बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा मेंस को डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे जब प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता, प्रीलिम्स एक्सटेंसिव उनकी प्रिपरेशन हो जाती बिल्कुल, है, लाइक प्रीलिम्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस देके वो लोग प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक ये भी चीज है कि अगर आपका मान लीजिए प्रीलिम्स हो भी गया और मेंस नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली देन ऑल्सो आपका सिलेक्शन नहीं ही हो रहा है एक तरीके से। बिल्कुल। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जो है एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपकी साइड से जितना मुझे सुन के आपको समझ में आ रहा है, एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को दे दें कि वो अपनी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में एक बैलेंस लेके चलें। तो नॉर्मली जो होता है कि जब भी आपका प्रीलिम्स है, उससे आप यूजुअली 1 ईयर पहले इधर आपने शुरू किया होता है, या आपने बिटवीन द 2 प्रीलिम्स इफ यू हैव फेल्ड इन द लाइक लास्ट प्रीलिम्स, तो आपका 1 साल मिनिमम रहता है। तो इस 1 साल को आप यूजुअली डिवाइड करें, 12 मंथ्स हैं, 6 मंथ और 6 मंथ में। पहले इनिशियल 6 मंथ्स यू गिव टू ज़्यादा फोकस, लाइक 60 टू 70% ऑफ योर टाइम गिव इट टू मेंस। आप उस टाइम बस जो बाकी रेस्ट 30-40% ऑफ द टाइम है, वो आप प्रीलिम्स को दें। वो आप कैसे देंगे? वो आपका नेचुरली थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ होता जाएगा, बिकॉज़ मेंस में भी सर्टेन सब्जेक्ट्स वी हैव टू रिवाइज़, जो आपका प्रीलिम्स में होगा, पॉलिटी या हिस्ट्री है, ये सब चीज़ें। आप साथ-साथ यही 15 टू 20 क्वेश्चन्स ईच डे करते जाएँ, एमसीक्यू वाले। जो प्रीलिम्स वाला है, उससे आपका एक बैलेंस बना रहेगा। और फिर नेक्स्ट वाले जो 6 मंथ्स हैं, जहाँ आपका प्रीलिम्स है, देयर इट गोज़ द अपोज़िट। आपको 60 टू 70% टाइम देना है प्रीलिम्स को, व्हाइल 30 टू 40% आप अपने मेंस को दें। इस तरीके से एक प्रॉपर्ली आप बैलेंस कर पाएँगे और दोनों तरीके से एस कर पाएँगे। रक्षण, ये तो उन चीज़ों के लिए ये अप्रोच ज़्यादा बेटर फिट होगी जिनका सिलेबस कॉमन है। अब कुछ ऐसे पेपर्स आते हैं जैसे एसए हो गया, एथिक्स हो गया, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या बिल्कुल। अप्रोच लेनी चाहिए? आई वुड से एसे एंड एथिक्स जो है ना, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको ज़्यादा लोड भी नहीं फ़ील होता है और आप थोड़ा रिफ्रेश भी फ़ील करते हैं, कोई नई चीज़ पढ़ने को मिल रही है और उसमें और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, वैसा लॉजिक वाली चीज़ नहीं। तो यू कैन कीप योर संडेज़ फॉर एसे एंड एथिक्स। किसी संडे नहीं है मन पढ़ने का, तो लेट्स सी कोई ऐसे की टॉपर कॉपीज़ निकाल ली, जो भी आपको सही लगती है, उनके उनको पढ़ लिया, उनके गो थ्रू कर लिया। और उससे आप एक थीम वाइज़ एक एनेक्डोट, कुछ एग्ज़ाम्पल्स ये प्रिपेयर करें अपने नोट्स साइड बाय साइड। तो आपको इवेंचुअली विल अंडरस्टैंड कि आपने, जब आपका 1 साल हो गया होगा, आपका ये वाले नोट्स आपके कंप्लीट होंगे।
जो, और यू विल बी नोइंग कि कैसे ऐसे को अप्रोच करना है. सिमिलर फॉर एथिक्स, keep your Saturday Sunday for, if not only Sunday, you can keep Saturday Sunday. That depends on you, because these are, ये आपका रिक्रिएशन वाला सब्जेक्ट जो आप इजीली ले सकते हैं. रक्षन, जैसे एस्से का बात कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा पर्टिकुलर होके, तो एस्से में क्या आप जो स्टार्ट करते थे उसमें क्या आप स्टोरी से या डायरेक्ट ही आप जो एस्से दिया हुआ है उसको हिट कर देते थे? सी इट डिपेंड्स, इफ देयर इज एन ऐसे जिसमें आपको कोट पता है, यू रिमेंबर द कोट, तो दैट विल कम नेचुरली टू यू. आपको ये पता है, यू कैन स्टार्ट विद द कोट. बट आई वुड सजेस्ट फॉर दोज ऑफ यू जो उतना अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते, उतना अच्छा इन द सेंस दैट नेचुरली इट डज नॉट कम टू देम. कोट्स उनको ज्यादा याद नहीं रहते, एंड दे डू नॉट नो कि फ्लो इसको कैसे कराना है. कोट में इट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू राइट द कोट देन यू हैव टू ऑल्सो फ्लो इट. उसको एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए विद द अदर सेकेंड पैराग्राफ, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. तो आई वुड सजेस्ट फॉर दोज कि एनेक्डोट्स से शुरू करें. इधर एनेक्डोट्स, इधर स्टोरी, या जैसे भी आपको शुरू, या समटाइम्स यू डोंट इवन नीड एनेक्डोट एंड स्टोरी. कभी कभी ऐसा टॉपिक होता है कि आप डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एन ईजियर वे ऑफ स्टार्टिंग रादर देन स्टार्टिंग विद द कोट. तो उसमें आपको कैसे समझ आएगा, कैसे आपका ये डेवलप होगा. आई वुड अगेन सजेस्ट कि टॉपर कॉपीज आप जितनी ज्यादा रीड कर सकते हैं, जिनने अच्छा स्कोर किया है, आप 40 to 50 एसेज पढ़े, और यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि जिनके अच्छे स्कोर नहीं आए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, और जिनके अच्छे स्कोर आए हैं उनमें क्या बेहतर चीज है. विल बी एबल टू एक्चुअली, वो आप अपने साथ लेके चलेंगे, वो चीज जो 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 आपको लगेगा कि ये चीज अच्छी है. दैट इज तो माई सजेशन. रक्षन, कभी एस्से और एथिक्स में जो है थोड़ी बहुत क्रिएटिव एस्पेक्ट भी मांगता है फ्रॉम दी जो स्टूडेंट है उसकी साइड से, तो कभी आपने कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपने कोई कहानी नहीं थी फिर भी आपने खुद से बना के लिख दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं था, रियल लाइफ में नहीं हुआ, फिर भी आपने उसको कोड कर दिया हो बना के, चाहे एसे का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो, चाहे एथिक्स में एग्जाम्पल हो, क्या आप ये चीज करते थे एंड इज इट एडवाइजेबल टू डू इट? यस, इन एसे एंड एथिक्स यू कैन ऑलवेज डू इट. हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ जहां मुझे खुद क्रिएट करना पड़ा, बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपको हर एक चीज का एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद हो. बट इवन इफ यू नो किस लाइंस पे लिखना है, किस लाइंस पे क्रिएट करना है, you'll be able to. That's why I'm suggesting कि जितनी ज्यादा आपने टॉपर कॉपीज पढ़ी होंगी, तो बैक ऑफ द माइंड वो आपकी स्टोरी एक क्रिएटेड होती है. then it gets very easy for you to even create a new one. तो it happens. और बिकॉज दीज आर नॉट, वैसा कोई लिमिटेड नहीं है कि ऐसे एंड एथिक्स में वही आप सिर्फ लिख सकते हैं जो आपने कहीं पढ़ा है या किसी और की ही एग्जाम्पल. तो आप इसमें बहुत इनोवेटिवनेस का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, और देयरफॉर स्कोर करने का भी बहुत ज्यादा स्कोप रहता है. रक्षण, ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, अब जो एक तीसरी चीज बचती है जो सिलेक्शन डिटरमाइन कर देती है कई बारी, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट. और बिल्कुल. कई बारी ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं उनके ऑप्शनल जो है हर साल प्रिपरेशन में चेंज हो जाते हैं. इस साल ज्योग्राफी से स्टार्ट किया और जो अंत होता है वो पीएसआईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक पहुंच जाता है. तो जो सबसे बेसिक डिफिकल्टी आती है वो ऑप्शनल के सिलेक्शन में ही आ जाती है. ऑप्शनल का जो सिलेक्शन है इसके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही सही ऑप्शनल को पकड़ लो और उसी के साथ आप तैयारी अपनी करते चले जाए? सी, मैं बोलूंगी इसमें 3 चीजें हैं ऑप्शनल सेलेक्ट करने में. सबसे पहले आप सिलेबस देखिए. ठीक है, तो सिलेबस आपने देख लिया, उसमें अपना इंटरेस्ट बेसिकली देखिए. आप कर भी सकते हैं 2-3 ऑप्शनल्स, आप बॉइल डाउन करेंगे इन 3 ऑप्शनल्स में मैं कोई एक चूज करूंगा. सेकेंड है, यू हैव टू ऑल्सो सी कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है इन द एग्जाम, बिकॉज अल्टीमेटली योर गोल इज टू क्रैक द एग्जाम. तो वो चीज एक इम्पॉर्टेंट है. थर्ड है, आप देखिए उसमें अवेलेबल है कंटेंट, उसमें गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आई हैव बीन द सफरर ऑफ ऑप्शनल रॉन्ग सिलेक्शन एंड ऑप्शनल. इनिशियली मैंने सोशियोलॉजी लिया था, और फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया इस वाले अटेम्प्ट में. तो सोशियोलॉजी, ये आप इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑप्शनल एज सच पर से ऑप्शनल गलत नहीं होता. कभी कभी आपकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है और वो ऑप्शनल डिमांड कुछ और कर रहा होता है. तो समटाइम्स इट कैन हैपन कि आपका ऐसा कोई ऑप्शनल से आप सिलेक्शन ले लें जिससे कभी बाकी, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ सिलेक्शन आई हो. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं. अब इसको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो आई वुड पहले तो ये 3 चीजें, देन यू हैव टू पुट इन एफर्ट, एंड ऑल्सो राइट, सी सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं. सो सी द कंटेंट, ऑल्दो यू विल नॉट बी इनिशियली एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें आंसर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट itself. But then eventually you have to write tests in the option.
सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी इस पे कितनी ग्रास्प है. एंड नेचुरली आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा, इफ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, देन गो विद योर जो आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स है, बिकॉज नेचुरली आपका उसमें डेवलप हुआ होता है, आप 3-4 साल एक ही वो सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं. एंड इफ यू नॉट फ्रॉम दी साइंस सब्जेक्ट, फिर आप ऐसे सब्जेक्ट लें जहां आपका इंटरेस्ट है, जहां आपको लगता है यहाँ मेरी कैपेबिलिटी बेटर जाहिर होगी. दैट वुड बी माई सजेशन. ऑप्शंस में जैसे यूपीएससी हो गया या जो स्टेट पीसीएस में ऑप्शंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें दो चीज रहती है। एक तो वो बहुत बेसिक लेवल के नहीं रहते हैं और दूसरा वो बहुत पीएचडी टाइप के डिटेल लेवल में भी नहीं जाते हैं। नहीं रहते, बिल्कुल. जो स्टूडेंट रहते हैं वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से फिसल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम में वो उस पे मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही लग जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लग गए, पीएचडी की थीसिस पढ़ने लग गए, या जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कह लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के स्टडी मटेरियल से उसमें तैयारी करने लग जाते हैं। फिर वो एक लूप बन जाता है जिससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं, स्टडी ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल. ऑप्शनल के सब्जेक्ट में जो अपना कंटूर है, जो अपना पाथ है, उसको फोकस कैसे रख सकता है एक स्टूडेंट? ये प्रॉब्लम अक्सर होती है जब आपको लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए हमें. बट आप इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करें ऑप्शनल में कि आप अपना जो दायरा है वो पीवाईक्यू तक ही रखें. जितने आपके पीवाईक्यू हैं, उनकी जो थीम्स हैं, उनके अराउंड ही बस प्रिपेयर करें, और अपना कंटेंट भी आप उतना ही रखें. डोंट गो विद दैट नोशन कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मुझे ज्यादा नंबर आएंगे. इट इज अबाउट बीइंग लिमिटेड, और वो जितना आप ज्यादा रिवाइज करेंगे, एंड देन ऑल्सो राइटिंग टेस्ट, राइटिंग आंसर्स, सो दैट वो जो आपकी नेचुरली जो आपने पढ़ा हुआ है वो यू आर एबल टू रेप्लिकेट. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है, और सबसे मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, दैट वी रीड अ लॉट बट वी आर नॉट इवन एबल टू रेप्लिकेट वट एवर वी हैड रेड बेसिक बुक्स में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर, even if you are able to like 60-70% you are able to replicate the thing, तो you will be able to score very well in the optional. And then वो हमेशा रहता ही है कि 1 or 2 questions हमेशा आपको ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता है in the exam even. Then you don't have to panic, because कुछ ना कुछ बफर नॉलेज या वट एवर, या कभी कभी कुछ लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते वैसे क्वेश्चन. इट ऑल डिपेंड्स आपको कितनी नॉलेज है उस चीज की. तो यू डोंट हैव टू गेट इन टू दैट लूप कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है. It has to be both practice, it has to be PYQ. Be limited to that. And the standard books, obviously, whichever is required for the optional as such. रक्षन, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया इसमें जो कि मेमोरी का है। जो आपने बोला कि बिल्कुल. चीज़ें आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो, आप 60 to 70% ही रिकॉल कर पाते हो। तो बिल्कुल. आजकल चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए कुछ लोग मेमोनिक्स बनाते हैं, कुछ लोग गाने बना के चीज़ों को याद करने का ट्राई करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक थी, गिवन दैट अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, आप बता सकते हो, बाकियों को वो एज की ज़रूरत अभी आपको नहीं है, तो कोई ऐसी टेक्निक थी आपके पास मेमोराइजेशन का जो आप यूज़ करते थे, भले ही वो मतलब कि बार बार उसको पढ़ना हो जाए, चाहे ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, या हम्म. कोई कुछ और टेक्निक आप यूज़ करते थे अपने मेमोराइजेशन को बेटर करने के लिए? कहीं कहीं तो मैंने नेमोनिक यूज किए. फॉर एग्जाम्पल आईआर में आपको यूजुअली प्रीलिम्स में इस चीज की जरूरत पड़ती थी. आईआर में आपको ग्रुपिंग्स याद रखनी होती है, इधर एससीओ, उसके नेमोनिक मैंने बनाए थे. या इवन एथिक्स में कहीं कहीं नोलन्स कमिटी वो क्या रिकमेंडेशन देता है, कौन से फीचर्स होने चाहिए सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट्स में, तो उसमें साहेलू ऐसे बनाया था. बट नॉर्मली मेरा ये था कि आई डिड नॉट लाइक टू एक्चुअली रीड अगेन एंड अगेन, तो मुझे इसके लिए थोड़ा डिफरेंट डिवाइस करना पड़ा. तो मैं क्या करती थी, जो भी चीज पढ़ती थी, फिर आई यूज टू राइट इट, आई यूज टू एक्चुअली टेस्ट माई सेल्फ बाई, मैं उसका क्वेश्चन बनाती थी, क्वेश्चन बैंक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रेड लाइक 7-8 चैप्टर्स, तो जो मुझे लगता था इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं खुद ही खुद के लिए पेपर बनाती थी. तो देन आई यूज टू राइट दोज आंसर्स, तो उससे मेरा वैसे रिविजन हो जाता था. फॉर ईच पर्सन इट कैन एक्चुअली वैरी. सम पीपल लाइक टू एक्चुअली रीड अगेन एंड अगेन, वैसे याद करने की कोशिश करते हैं. तो आई वुड से इट वाज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक mnemonic डायग्राम्स, राइटिंग टेस्ट, everything, and sometimes even reading when you don't have time for writing down. और इसी में एक चीज आगे मैं पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनका ये रहता है कि भाई हमने पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर ली, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब उनका जो बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि मैं पेपर में जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ऐसे केसेस आई एम श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी थे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, प्रिपरेशन डेज में।
तो इस चीज का क्या आपको कभी कोई सोल्यूशन मिला है कि किसी को बताया जाए कि तुम पेपर में जा रहे हो तो तुम सारी चीज नहीं भूलोगे, पेपर में तुमको चीजें याद आ जाएंगी? या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप ब्लैंक आउट हो गए, कि गए पूरे ब्लैक हो गए? कभी ऐसा कोई इंस्टेंस रहा है आपका? हाँ, ऐसा मेरा एक इंस्टेंस रहा है। ब्लैंक तो नहीं हुई मैं, बट आई वॉज फीलिंग लाइक टू ओवरबर्डन्ड इन द एग्जाम सेंटर। बट दिस हैपेंस क्योंकि आपको स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, और आपने इससे पहले उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो नेचुरली इस चीज का एक सोल्यूशन तो ये है कि रिवीजन आप करें बहुत ज्यादा, और लिमिटेड अपने थोड़े सोर्सेज रखें। इवन इफ यू नो कि हाँ दूसरा बंदा कुछ ज्यादा कर रहा है, बट यू हैव टू कीप योर सोर्सेज। आपको बिलीव करना है कि इन्हीं में से आई विल बी एबल टू क्रैक दी क्वेश्चन, जो भी, इवन इफ इट्स लाइक अ टफ क्वेश्चन। तो यू हैव टू कीप इट लिमिटेड टू सर्टेन लिमिट। सेकेंड चीज है, आप इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप रेप्लिकेट कर सकते हैं वो एनवायरनमेंट जो एग्जाम सिनेरियो वाला एनवायरनमेंट होता है। तो आप उसके लिए सिमिलरली टेस्ट लिखें, जो मैंने पहले भी बताया। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन कहीं जाके टेस्ट लिख सकते हैं, जहां आपको वो एक एनवायरनमेंट मिले। 4-5 टाइम्स भी अगर आप ये करते हैं, तो आपका नेचुरली एक थोड़ा बिल्ड हो जाता है वो एनवायरनमेंट में टैकल करने का केपेबिलिटी। सो देन यू वोंट फील उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लैंक होने की। इट हैपन्स बिकॉज हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते। फिर उस वाले एक्चुअल एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो दैट्स वाई ब्लैंक वाली फीलिंग आती है। और इसी में जैसे स्ट्रेस की बात आ गई, एक मोटिवेशन की बात आ जाती है। तो जब प्रिपेयर करते हैं तो जो मोटिवेशन का ग्राफ है ना, वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। कभी दो दो रात, मतलब 12 घंटे 36 घंटे बैठ के पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, फिर पता चला 2 हफ्ते पूरे साफ हैं, कुछ मतलब किताब पे धूल जम गई है, उसको टच भी नहीं किया। तो क्या इस मोटिवेशन मींस आपका लेवल कैसा रहता था, कि ये क्या ऐसे वेव करता था या फिर आप कांस्टेंट थे? और अगर कांस्टेंट थे तो आपने क्या ट्रिक अप्लाई करी थी? आप खुद को कैसे कन्विंस करते थे कि एक कंसिस्टेंसी रहे आपके मोटिवेशन में? फॉर मी इट वाज नेवर लाइक 12-14 आवर्स, ये वाली चीज मैंने कभी नहीं की। बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप एक दिन बहुत ज्यादा, सिमिलर टू व्हाट यू सेड, एक दिन बहुत ज्यादा आप टाइम देंगे तो you'll burn out। आप नेक्स्ट डे यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली गिव इवन 2 or 3 आवर्स। तो इसमें मैं नेचुरली ये चीज करती थी ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आई यूज टू शिफ्ट द मीडियम। ईदर आई वुड स्टडी दी ऑफलाइन, अगर मैंने एक दिन, कभी मेरा मूड होता था ऑफलाइन वाली बुक्स या अपने नोट्स को रिवाइज करना, तो तब मैं वो चीज करती थी। और जब मुझे लगता था नहीं अब इससे थोड़ा मैं बोर हो रही हूँ, थोड़ा सैचुरेशन कर रहा है मुझे, तो उस टाइम मैं शिफ्ट करती थी मीडियम। ऑडियो विजुअल, कोई भी हम यूट्यूब पे कोई करंट अफेयर वाला वीडियो उठाया, या जो मुझे लगता था ये सब्जेक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, इवन उसके भी वीडियोस, इफ यू सर्च प्रॉपरली यू विल गेट वीडियोस फॉर एवरीथिंग। तो मैं उस पे शिफ्ट करती थी और मैं वैसे सुनती थी। तो इससे एक चीज ये रहती थी कि इवन इफ माई स्टडी वॉज सेल्फ स्टडी ऐसे ऑफलाइन वाली, इट वॉज ओनली 3, 3.5 या 4 घंटे भी होती थी, तो वो ऑडियो विजुअल से खुद ही 7-8 घंटे वाला डेवलप हो जाता था, और मुझे उतना लोड भी फील नहीं होता था। तो नॉर्मली मैं इसी से बैलेंस करती थी। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू, एक रिक्रिएशन वाली आपको एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अगर आप यू आर गिविंग 6-7 आवर्स, इट कैन बी एनीथिंग, इधर सिटिंग विद योर फैमिली, उनके साथ बात करना, या आप वॉक्स पे जाना पसंद करते हैं, या इधर जिम, एवरीथिंग, एनीथिंग वट एवर यू लाइक। सो ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। रक्षण, आपके लिए क्या थी वो एक्टिविटी? आप किस एक्टिविटी को प्रेफर करते थे करना? मेरी तो यूजुअली सिटिंग विद माय फैमिली, उनके साथ बात करना, वो चीज थी। और सेकंड ये थी कि मुझे डायरी राइटिंग पसंद थी। आई यूज टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट। तो वो चीज भी कभी कभी मैं वो चीज करती थी। और कभी सीरीज भी, मूवीज भी, ऐसा भी टाइम आता था जब मैं वो रखती थी खुद को एज रिवॉर्ड्स, कि अगर मैंने ये कंप्लीट किया है तो आई वुड सी अ मूवी, वॉच अ मूवी, सॉरी। रक्षण, एक बस मीन्स मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी कि जैसे मैंने कभी टॉप नहीं किया था, तो जो टॉपर्स में देखता था सुनता था वो सभी 15 आवर्स 18 आवर्स वाले रहते थे। यू आर द फर्स्ट टॉपर जिससे मैं फेस टू फेस मिला हूँ, हु इज लाइक कि इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप नॉर्मल ड्यूरेशन में नॉर्मल टाइम में भी टॉप कर सकते हैं एग्जामिनेशन। सो रक्षण, दैट इज वेरी नाइस थिंग अबाउट यू। तो रक्षण, अभी इंटरव्यू पे आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपने हॉबीज और बाकी सारी चीजें बताई, ये सारी चीज जो है आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, जो कि अल्टीमेटली जाके इंटरव्यू में दिखती है। तो ये जो पर्सनैलिटी बिल्डअप की, जैसे हम अगर बात करें, तो क्या कभी आप इसके लिए कॉन्शियस थे कि मुझे इस टाइप की पर्सनैलिटी बनानी है? या यू आर लाइक कि जैसे एग्जामिनेशन आया, आपको पता चला कि भाई ये भी एक एक्सपेक्ट होता है
पर्सनालिटी टेस्ट में? आई वुड से कि पर्सनालिटी आपकी नेचुरली इस प्रोसेस में बन जाती है, तो यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट, नहीं ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी। पर्सनालिटी आई वुड से नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हॉबीज या जो भी आप अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं और जो आपकी ओपिनियंस बिल्ड होती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी पर से कुछ अलग नहीं है, दैट डेवलप्स थ्रू द जर्नी। तो मेरा कोई स्पेसिफिक वैसे तो नहीं था, तो आई वाज लाइक प्रेपरेशन के दौरान ही खुद ब खुद ये बन जाएगी पर्सनालिटी जो भी डेवलप होगी। रक्षन, इसी में आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी अपनी नेचुरल होती है, तो जाहिर सी बात है जितने लोग, सब, हर कोई यूनिक है अपने एक्सपेक्ट में, हर किसी की एक यूनिकनेस है। तो जब पर्सनालिटी टेस्ट आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने आंसर मेंस की बात करी थी, तो उसमें आपने टॉपर्स की कॉपीज पढ़ ली थी, टॉपर्स ने ऐसे लिखा है, मुझे ऐसे कर लेना है। लेकिन पर्सनालिटी तो यूनिक है। जब पर्सनालिटी टेस्ट, जब इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट खोजना चालू करते हैं या किसी टॉपर से मिलना चालू करते हैं। अब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू आया, उसने 5 लोगों से ओपिनियन ले ली। अब 5 लोगों ने जो उसको ओपिनियन दी थी वो सारी की सारी डिफरेंट थी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे थी। तो अंत में क्या हुआ, वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया कि करूं तो करूं क्या, कहूं तो कहूं क्या, इंटरव्यू में जाऊं तो बैठूं कैसे। तो ये प्रॉब्लम क्या आपके साथ भी आई थी, और आपने इसको कैसे टैकल किया था इस चीज को? मेरे साथ तो नहीं आई थी, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये फेस किया था। तो आई वाज़ वेरी श्योर कि मुझे बिल्कुल नेचुरल रहना है। जो मैं हूँ, मैं वही प्रेज़ेंट करूँगी बिफोर द बोर्ड इटसेल्फ। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि नहीं कुछ और दिखावा करना है, वैसी वाली प्रॉब्लम। बिकॉज़ यू हैव टू बी मेन चीज़ है पर्सनैलिटी टेस्ट का, वो कुछ ही मिनट होते हैं, 20-25 मिनट्स। यू हैव टू बी योरसेल्फ। हू नोज़, मेबी वही वो चीज़ ही आपके लिए बेटर हो। जो आप जैसे हैं, वी यूजुअली ट्राई टू प्रोजेक्ट एज़ समवन एल्स। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ बेहतर होती है। हाँ, डेफिनिटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन एलिमेंट्स जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अदरवाइज़ इट हैज़ टू बी नेचुरल। नहीं, मैंने ये फेस नहीं की क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑलरेडी की थी, मैंने उनसे एक लर्निंग ले चुकी थी मैं। चलिए, वेरी नाइस एंड वेरी स्मार्ट आंसर। एंड जैसे जैसे हमारा इंटरव्यू आ रहा है, आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चल रहा होगा कि वाई रक्षान हैज स्कोर्ड 31st रैंक। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं रक्षान जो आपने बताई हैं, जिस तरीके से निकल के आई हैं, ये एक टिप्स के फॉर्म में जो है हमारे स्टूडेंट को हेल्प करेंगे। तो इंटरव्यू की बात कर लें, तो इंटरव्यू का कुछ अलग से आपने प्रिपरेशन किया था कहीं पे, मींस मॉक्स दिए थे या कुछ अलग से कोई स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया था इसके लिए आप? अलग से मैंने बस ये चीज़ किया था कि जो हमारा डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैंने 2 मॉक्स दिए थे यहीं पे श्रीनगर में ही। एक आईसीपी, एक इनिशिएटिव फॉर कॉम्पिटिटिव प्रमोशन है, उधर पे मैंने दिया था। बट दैट वाज़ वेरी उनसे बस मैंने उतना ये हेल्प ली कि कहाँ पे मुझे थोड़ा बेटर बोलने का तरीका या ये चीज़ इज़ दैट फाइन? जस्ट टू चेक दैट, वो चीज़ किया था मैंने। और डैफ जो भी मेरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें वेदर इट वाज़ ग्रेजुएशन या मास्टर्स था सोशियोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स पे मैंने प्रिपेयर किया बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। मेरा मेजॉरिटी इंटरव्यू मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे किया गया बिकॉज़ माय बैकग्राउंड वाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज़ आई हैड एक एक्चुअली उनको लगा कि इसने एक शिफ्ट किया है बीटेक से फ्रॉम मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। सो नेचुरली आपकी वो एक आ जाता है कि मे बी whether she knows about the subject what she had read in graduation, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी डैफ है, हॉबीज एंड एवरीथिंग, आप अपना जो भी करंट अफेयर वाला पोर्शन है उस इंटरव्यू बिटवीन द मेंस वाला टाइम एंड द इंटरव्यू वाला टाइम, उसको अच्छे से आप नेचुरली वो आप कर ही रहे होते हैं बिकॉज यू आर इन टच विद द न्यूज़पेपर एंड ऑल। तो आप उसको थोड़ा अच्छे से उस पे एक ओपिनियन बिल्ड करें बिकॉज यू हैव टू, इट इज डिफरेंट टू एक्चुअली राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू देन टू एंड देन टू स्पीक अबाउट इट। सो उसमें थोड़ी प्रैक्टिस आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ करें कि वेदर यू आर एबल टू एक्चुअली पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ आई एक्चुअली वेंट अबाउट इट। तो रक्षान, जैसे आपका इंटरव्यू देख के बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर में हमारे दोस्त हैं, उनमें एक क्यूरियोसिटी जागेगी प्रिपरेशन की, आई एम वेरी मच श्योर, स्पेशली विमेन में। तो उनको आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, कश्मीर की खूबसूरत वादियां छोड़ के क्या ये ज़रूरी है कि वो किसी मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया,
या जो भी हब होते हैं, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, बाकी एग्जामिनेशंस के भी जो हब होते हैं, वहां पे जाना चाहिए, या आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, जज्बा है, तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो? इस वाले मोमेंट, इस वाले टाइम पे ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन, मैं बोलूंगी ऑनलाइन एजुकेशन इज टू ऑलरेडी इतना ज्यादा इसका फैला हुआ है जो भी इम्पैक्ट है. तो यू डोंट नीड टू गो इवन इफ यू आर फ्रॉम अ फार फ्लंग एरिया इन द टैटू सिटी, यू डोंट नीड टू गो टू द मेट्रो सिटी. आप इजिली अपने ऑनलाइन, यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन. आप अपने ऑनलाइन जो भी सोर्सेज हैं उधर से आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं. वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म, स्टडी IQ एंड अदर्स ऑल्सो. आप उनको ज्वाइन करें. आप बस इजिली यू विल बी एबल टू गेट द गाइडेंस जो आपको नीडेड है. एंड फर्दर ऐसे जो इंटरेक्शंस होते हैं, इससे आपको और गाइडेंस मिलती है कि कहाँ पे हमें फोकस करना है. तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कैसे आप प्रेपरेशन करनी है. सो यू नॉट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्चुअली मूव फ्रॉम अ टियर 2 सिटी टू सम अदर मेट्रो सिटी. रक्षन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे आपने भी जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड यूपीएससी एंड अल्टीमेटली यू क्वालिफाइड द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जो नया एस्पिरेंट होता है, शुड दैट पर्सन, जैसे और स्पेशली जैसे जम्मू कश्मीर का स्टेट हो गया, जहाँ पे सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा मैच करता है, तो दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुड दे स्टार्ट एक एक साथ, शुड दे स्टार्ट इट टुगेदर, या फिर थोड़ा मतलब आगे पीछे कर सकते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? बिकॉज काफी टाइम जो लोग होते हैं वो बाद में आते हैं, एक चाहे स्टेट का प्रिपरेशन करते हैं, बाद में यूपीएससी पे आते हैं, यूपीएससी करते हैं, फिर बाद में स्टेट पे जाते हैं. तो व्हाट इज योर सजेशन? उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? Since for our state, J&K syllabus is entire बिल्कुल exact same है with the UPSC. So I would suggest कि आप aim करें for higher, aim for UPSC, prepare as if you are going to take UPSC civil service examination. उससे ये फायदा होगा कि naturally आप better perform करेंगे even in the state exam. और आप पहले से इतना ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे. और अगर हम इस टाइम पे देखें जो हमारे रिसेंट 2 एग्जाम, एक हमारा जो हमने मेंस लिखा और जो अभी रिसेंट हुआ है, तो यूल सी कि लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है in today's time. So it is almost, if you compare it with the UPSC, you will not find that different, both the papers, especially for the mains. So I would suggest go for the UPSC, उसके लिए prepare करें. Then simultaneously आप इसका prelims दे सकते हैं, इसका mains दे सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ specific नहीं needed है वैसी preparation. Only a little knowledge about polity, geography, history of J&K, which is I would say a work of 15 days. You will get those books over here and you'll be able to understand that. So it is not, you don't have to be scared about the J&K part as such. रक्षण, लेवल तो इंक्रीज हुआ ही है, साथ में एक अनसर्टेनिटी भी आ गई है पैटर्न्स में. यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के पेपर पैटर्न बन रहा है. यू नेवर नो कब आपके वो वीक जोन पे पूरा का पूरा पेपर ही आ जाए. तो आई सपोज कि अगर आप दोनों को, स्पेशली वहां पे जहाँ पे सिलेबस सेम है, अगर वहां पे दोनों को एक साथ लेके चलें, दिस कुड बी बेनिफिशियल टू यू. ये आपका साल बचा सकता है शायद. Exactly. जहाँ पे इफ वी कैन गो अबाउट इट दिस वे कि साइमल्टेनियसली इसको एक ही, आप इसको एक ही नजरिए से देखें कि एक ही चीज मुझे प्रिपेयर करनी है. एग्जाम्स अलग हो सकते हैं बट सिलेबस इज सेम. तो आप उस नजरिए से देखिए, उससे आपका बर्डन भी आपको कम लगेगा और यू विल बी एबल टू पुट बेटर एफर्ट्स. क्योंकि एक साइकोलॉजिकली आपका वो दिमाग में रहेगा कि अगर यूपीएससी नहीं होता है, स्टिल आई विल बी एबल टू डू स्टेट एंड आई विल बी एबल टू डू गुड, क्योंकि आपने उतना एफर्ट पुट किया होता है इनटू द प्रेपरेशन. तो येस, इट विल सेव योर टाइम एंड एज वेल एज द एफर्ट्स जो आपको अलग से अदरवाइज करने पड़ते. वेरी नाइस रक्षण. रक्षण, आपने स्टार्टिंग में तो एक बहुत ही सुंदर मैसेज दे दिया था फॉर दी वुमेन. एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगा सभी के लिए, इन जनरल, इन जेनरिक हो जाए, जितने लोग प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए. I would say be resilient and hardworking, and success will eventually come if you put in the right hard work. And then you have to also believe कि if the good days don't last, the bad days won't even. So believe in your, जो भी आप hard work कर रहे हैं उसमें believe करें, और surely in one form or the other you will be successful in life. वेरी सिंसियर एडवाइस फ्रॉम योर साइड, और बहुत ही अच्छा मैसेज आपकी तरफ से हमारे सभी स्टूडेंट को, हमारे सभी व्यूवर्स को मिला है. Rakshan, it was very, very nice talking to you and having you with us. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you, Rakshan. It was very nice having you.